नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही के अंदर आपने पंजाब में एक ऐसा मामला देखा है, जहाँ पर अकाल तख्त ने जो शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर हैं, सुखबीर सिंह बादल जी, उनको एक रिलीजियस पनिशमेंट दी है। अब रिलीजियस पनिशमेंट दी उस वक़्त जब ये गोल्डन टेम्पल के बाहर एज़ ए रक्षक के तौर पर बैठे थे, व्हील चेयर के ऊपर बैठे थे क्योंकि इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो एक व्यक्ति ने आकर इनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की। हालाँकि वो गोली इनको नहीं लगी, वो बचा लिया गया उनको। लेकिन अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ये अकाल तख्त है क्या? कैसे ये रिलीजियस पनिशमेंट देता है और कौन इसको एक्सेप्ट करता है? भई होता है ना कि यार आप किस बेस पे वो सज़ा दे रहे हैं, आपका क्या महत्व, आपके पास क्या अथॉरिटी है? तो हम जानेंगे अकाल तख्त क्या है? कैसे इसकी स्थापना हुई? और एक जो अकाल तख्त है, एक हमारे सामने निकल कर आता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसजीपीसी कहते हैं। एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल एसएडी, इनके बीच में संबंध क्या है? मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है? क्योंकि हिस्ट्री, अगर इतिहास को आप देखें तो ये दोनों जो हैं संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या फिर सिंपल भाषा में बताऊं तो एसजीपीसी से ही एसएडी का निर्माण हुआ है। यानी एसजीपीसी ने एज ए एक तरीके से समझो एक ट्रस्ट के तौर पर शिरोमणि अकाली दल को बनाया था। अब ये दोनों एक तरीके से कैसे लिंक हैं, कैसे इनके बीच में तनाव है, कैसे ये एसएडी कंट्रोल करने की कोशिश करती है इसको। अब ये क्या करते हैं एसजीपीसी, इनका काम क्या होता है, अकाल तख्त का जो जत्थेदार होता है ना, एक प्रेसिडेंट समझ लो, उनकी नियुक्ति एसजीपीसी के द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे कि एसजीपीसी में कितने लोग होते हैं, कैसे उनका निर्वाचन होता है, एसएडी क्या है, आखिर अकाल तख्त क्या है, इसका इतिहास क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया मिलेगा। तो वहाँ से आप जब उस चैनल पे जाएँगे तो इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। भई आप वीडियो सुन ली, ऐसा नहीं है कि वीडियो सुनकर ही काम चल जाएगा। आपको याद भी रखनी है ना चीज़ें, एक बार खुद अपनी नज़रों से भी निकालेंगे, तो वो सब चीज़ें अच्छी रहती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, उनको बुधवार को, आपको ये दिन याद नहीं रखना है, बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, जो भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है, जो मेन जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो, देखिए, सुखबीर सिंह बादल जी जो है, वो स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर गोली मार दी गई। मतलब यहाँ पर एक तरीके से गोली उनको नहीं मारी गई, वहाँ चलाई गई थी। हालाँकि कोशिश की जा रही थी कि उनको मारी जाए, लेकिन वहाँ पर क्या थे, उनके जो एक तरीके से ये बैठे यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल जी, जो इनकी रक्षा के लिए जो बॉडीगार्ड या फिर जो पुलिस कर्मी थे, जो इनकी रक्षा के लिए वहाँ पर थे, उन्होंने जो ये अटैक हुआ था ना, आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए, ये अटैक को रोका गया है। ये नारायण सिंह चोरा है, ये एक आतंकवादी हैं, प्रो खालिस्तानी लीडर हैं। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसने क्या किया, इस इंसान ने गोली चलाने की कोशिश की। हालाँकि मैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊँगा जिसमें ये कोशिश की गई और इनको रोका जा रहा है। तो इनको रोक लिया गया है। अब जो बादल जी हैं, वो क्या बैठे थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे, फ्रैक्चर उनका एक पैर था, जिसके कारण वहाँ पर वो, यहाँ पर देखिए, जो उनको रिलीजियस पनिशमेंट दी गई थी, वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर कर रहे थे। क्लियर हुआ? तो ये आपके सामने विषय वस्तु क्लियर हुई कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर? अब चलिए, देखिए, ये जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शूटर है, एक तरीके से प्रो खालिस्तानी लीडर है। ये खालिस्तानी जो एक इनएक्टिव ग्रुप है, उसको वापस ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे भाई। इनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो अगर आप लोगों के सामने मैं ये अगर वीडियो चलाऊँ तो चलेगी क्या ये? हाँ, ये चल गई, देखिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको पकड़ लिया गया था और वो अटैक रोक दिया गया था। तो चलिए, देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल जी जो हैं, इनके पुत्र हैं ये सुखबीर सिंह बादल जी। तो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ये रह चुके हैं। 2007 से 2017 के बीच जो अकाली दल सरकार में जो एक तरीके से कह सकते हैं कथित कुशासन, इन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए भाई, जिसके कारण जो है इनको धार्मिक दंड दिया गया। अपने शासनकाल में इन्होंने ऐसे कुछ किया है। तत्कालीन उस वक्त के जो मंत्रिमंडल के जो अन्य सदस्य थे, उनको भी अकाल तख्त ने क्या दिया है, आदेश दिया है कि आप बाथरूम, बर्तन, इन सब की आप सफाई करिए, आप इन सफाई करिए, इनके आप प्रायश्चित करिए। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये फोटो देखिए, सुखबीर सिंह बादल जी जो है वो यहाँ पर बर्तन साफ कर रहे हैं, और भी काफी सारे लीडर्स हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि भाई अकाल तख्त, क्या इतनी पावर है यहाँ पर अकाल तख्त में? जो एक डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम छोड़िए, अरे इन्होंने तो महाराजा रंजीत सिंह जी को नहीं छोड़ा था। तो वहां पर उनको जो सजा दी गई थी, कोड़े मारे गए थे पब्लिक के सामने,
तो अकाल तख्त आखिर है क्या? कैसे यहाँ पर जो सिख समुदाय है उसमें अकाल तख्त का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और अकाली दल पर इसका क्या प्रभाव है? भाई अकाली दल जो है डेफिनिटली अकाल तख्त पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी रखता है। इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन हुआ अकाल तख्त क्या है और सिख समुदाय में इसका स्थान क्या है और इसका अकाली दल पर इसका क्या प्रभाव है? ये 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। क्लियर? तो अब देखिए अकाल तख्त की स्थापना कब हुई? थोड़ा हिस्ट्री हम इसको जान लेते हैं। देखिए स्वर्ण मंदिर जो है यानी गोल्डन टेम्पल है, उसके परिसर में हरमिंदर साहिब के सामने जो है अकाल तख्त की स्थापना जो है वो छठे सिख गुरु जो है गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा 1606 में उनके जो पिता हैं गुरु अर्जन देव जी उनको मार दिया गया था मुगलों के द्वारा, फांसी जब दी गई थी उसके बाद ये स्थापना की गई थी। किन्होंने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने इनकी स्थापना, ये जो अकाल तख्त के इसकी स्थापना की थी 1606 में जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी मुगलों के द्वारा। सिख अध्ययन यानी जो सिख स्टडीज कर रहे हैं विद्वान स्कॉलर जो है अमरजीत सिंह, उन्होंने अपनी ये जो बात रखी यहाँ पर, उन्होंने कहा हरगोविंद सिंह ने शासन के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहीं से पहला निर्देश या हुक्मनामा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंह संगतों को कहा था कि आप यहाँ पर घोड़े और हथियार जो वो दान दीजिए, आग्रह किया था उनको घोड़े और हथियार लाने के लिए। क्लियर? अब कहा जाता है कि गुरु ने 2 तलवार रखने का अनुरोध किया था। 2 तलवार, एक जो मिरी का मतलब होता है लौकिक शक्ति, एक पीरी जिसका मतलब होता है आध्यात्मिकता। और यहाँ पर देखिए ये 2 तलवारें रखकर कहा गया था कि आप 2 तलवारें रखिए, एक जिसका नाम मिरी होगा, एक जिसका नाम पीरी होगा। मिरी जिसको रिप्रेजेंट करेगा लौकिक शक्ति को। और आप देखेंगे ना ये 2 तलवारों में जो ये मिरी जो तलवार है ना, ये थोड़ी छोटी है एज कंपेयर टू जो पीरी है उससे। तो ये बताती है कि आपकी आध्यात्मिकता यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लौकिक शक्ति से। क्लियर हुआ? तो यहां पर इनका भी महत्व होता है। अकाल तख्त मुगल सत्ता के सिख विरोध के रूप में, देखिए अकाल तख्त को एक तरीके से 1606 में मैंने कहा ना कि गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 12 फुट है, 12 फुट रखी गई है। अब 12 फुट क्यों रखी गई? क्योंकि जो जहांगीर है, जहांगीर के आदेश पर ही तो गुरु अर्जन देव जी को मार दिया गया था, उनको फांसी दी गई थी। जहां से जहांगीर ने ऑर्डर दिया था गुरु अर्जुन देव जी को मारने का, तो वो किस सिंहासन पर बैठा था? वो 11 फुट ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। तो ये 11 फुट था। अकाल तख्त कितना ऊंचा? 12 फुट है। तो एक तरीके से सिंबल के तौर पर यूज किया गया था मुगलों को विरोध दिखाने के लिए कि भाई हम तुमसे नहीं डरते हैं। एक तरीके से यहाँ पर ये सिंबल के तौर पर 12 फुट ऊंचा बनाया गया था। क्लियर? 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के निधन के बाद अकाल तख्त ने कैसे काम किया? देखिए अब तक तो 1606 में हो गया तो 10 गुरु हुए, मतलब कि यहाँ पर जो 10वें जो अंतिम गुरु हुए गुरु हरगोविंद सिंह जी, तब तक तो संभाला गया सिख समुदाय को, उनको दिशा निर्देश वहां पे दिए गए। लेकिन अब जब उनका निधन हो गया था तो उसके बाद अकाल तख्त ने कैसे एक तरीके से समझिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया सिख कम्युनिटी के अंदर। प्रोफेसर अमरजीत सिंह ने बताया 1716 में खालसा सेना के जो जनरल थे बंदा सिंह बहादुर, उनको भी मुगल सेना ने मार दिया था। अब जब इनको बंदा सिंह बहादुर को मार दिया गया था तो एक काफी डिफिकल्ट टाइम आ गया था सिख कम्युनिटी में, सिखों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा था, बहुत ज्यादा लोगों को मारा जा रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो इतना कठिन समय जब सिखों के ऊपर वहां पर गुजर रहा था तो मुगल राज्य में देखिए इतना ज्यादा हो रहा था, तो क्या होता था, सिख समुदाय जो है, सिख सदस्य जो थे, वो बैसाखी और दिवाली पर सरबत खालसा सभाओं के लिए अकाल तख्त पर इकट्ठा हुआ करते थे। तो अकाल तख्त वहां हो गया तो वहां पर लोग आया करते थे, आते थे कब? वैसाखी और दिवाली पर। और जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो निर्णय जो है यहाँ से लिया करते थे। तो एक ऐसे डिफिकल्ट टाइम में जब वो इकट्ठा हुआ करते थे तो वो एक काफी एक सिंबलाइज जगह बन जाती है। क्लियर? तो सरबत खालसा की परंपरा जारी रही और जो आखिरी सभाएं हुई उनमें से एक सभा जो है महाराजा रणजीत सिंह 1805 में बुलाई, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया था इंदौर के जो मराठा राजकुमार हैं जसवंत राव होलकर के द्वारा, तो महाराजा रणजीत सिंह ने ये जो सभा बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि भाई हम इनको समर्थन दें या ना दें। इस समर्थन पर विचार विमर्श करने के लिए जो सभा जो है वो बुलाई गई थी 1805 में।
अकाल तख्त का अब जत्थेदार भी होता है, जत्थेदार यानी कि बोले कि जो प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो निर्णय वही लेता है। तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है वो समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए शुरुआत में तो सरबत खालसा जो है हर साल मिलते थे, हर साल मिलते तो एक जत्थेदार की वो नियुक्ति किया करते थे। ये शुरुआत की बात हो गई, ठीक है, शुरुआत की बात थी। हालांकि जब अंग्रेजों ने देश पर नियंत्रण कर लिया तो जत्थेदार की नियुक्ति दरबार साहिब दरबार साहिब की एक कमेटी जो है उसके द्वारा नियुक्ति हो गई। अब जो दरबार साहिब एक तरीके से समझिए इसमें जो लोग थे ना वो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, तो उनका वर्चस्व यहाँ पर हो गया था। लेकिन 1925 में देखिए 1920 में एक कमेटी बनी थी। अब यहाँ पे समझिए 1920 में क्या बनी थी, एसजीपीसी का निर्माण हुआ था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का निर्माण हुआ था, एसजीपीसी कमेटी का निर्माण हुआ था कब, 1920 में, 1920 में। अब ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि भाई हमें जो गुरुद्वारे हैं, हमें जो तीर्थ स्थल है, हमारे जो सिख तीर्थ स्थल हैं, जो गुरुद्वारा है, उनको ब्रिटिशर से या जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके चुंगल से बाहर लेकर आना है और उनका प्रबंधन हमें खुद करना है। क्लियर, ये एसजीपीसी ने मांग कर रही थी, ये इन्होंने इसीलिए तो इसकी कमेटी का निर्माण हुआ था, 1920 में बनी थी। तो 1925 में एक एक्ट आया, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, ब्रिटिश शासनकाल के अंदर ही आया था, जिसमें क्या हुआ, जो जत्थेदार की नियुक्ति है वो अब एसजीपीसी के द्वारा की जाने लगी। क्लियर हुआ, ये इनका ही संघर्ष था कि इन्होंने वो सारा प्रबंधन जो है वो अपने हाथ में ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि एसजीपीसी वर्तमान में जो है, आज की डेट की अगर बात करें, एसजीपीसी जो है पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया या केंद्र शासित यानी जो चंडीगढ़ हो गया, वहां के सभी सिख गुरुद्वारों का सर्वोच्च शासी निकाय, यानी कि सब चीजों के ऊपर कंट्रोल किनका रहेगा, गुरुद्वारों के ऊपर जो भी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सारी चीजों के ऊपर किसका कौन एपेक्स बॉडी होगी, वो होगी एसजीपीसी। क्लियर। अकाल तख्त धार्मिक दंड कैसे देता है, अब इसके ऊपर आते हैं। तो आपके सामने एसजीपीसी आ गया, थोड़ा बहुत इतिहास मैंने बता दिया क्यों बनाया गया। देखिए सिखों की जो लौकिक सत्ता के सर्वोच्च आसन के प्रमुख के रूप में जो अकाल तख्त का जत्थेदार जो होता है वो सर्वोच्च लौकिक और धार्मिक अधिकारी होता है। सबसे आखिरी निर्णय कौन लेता है, भाई जो जत्थेदार होता है वही लेता है। अब जत्थेदार जो होता है उसका एक होता है कि कैसे नियुक्ति की जाती है। तो जत्थेदार को यहाँ पर आप देखेंगे बपतिस्मा, ये एक क्रिश्चियन वर्ड है, बैप्टाइज एक तरीके से कहा जाता है कि इनको बहुत पवित्र होना होता है, सिख इतिहास इनको जानना होता है, शास्त्रों का गहन ज्ञान इनको होना होता है, नैतिक कमियों से इन्हें मुक्त होना होता है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और जगत गुरु नानक देव की एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उनके जो डीएन थे डॉक्टर सरबिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सिख के रूप में पहचान रखता है उसे अकाल तख्त के द्वारा बुलाया जा सकता है। यानी कोई भी इंसान जो सिख कहता है अपने आप को, तो उसको कौन अकाल तख्त जो है वो अपने पास बुलावा भेज सकता है कि आओ भाई हमें तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें कुछ दंड देना है क्योंकि तुमने ऐसा काम कर दिया। तो मुकदमा उनके ऊपर चलाया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है, अकाल तख्त सजा दे सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए किसी भी सिख, अब देखिए अकाल तख्त का न्याय केवल उन लोगों पर लागू होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अकाल तख्त का न्याय उन लोगों पर लागू होता है जो स्वेच्छा से यानी वॉलेंटरी इसे स्वीकार करते हैं। भाई किसी ने बोला कि मैं नहीं मानता तो वो नहीं मानेगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। आप खुद देख लीजिए, एक डिप्टी सीएम जो है सुखबीर सिंह बादल जी, वो उनको सजा दी गई है, वो उन्होंने वो सजा एक्सेप्ट की है। तो समझिए कोई आम इंसान जो है वो क्यों ही इस चीज को मतलब ये करेगा कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, वो डेफिनेटली स्वीकार करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह को भी कोड़े मारे गए थे भैया, पब्लिक पूरी जनता के सामने। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई वो आके बोले कि मैं नहीं करता स्वीकार, ऐसा कुछ नहीं होता, वो करते हैं स्वीकार को। ठीक है, उन्होंने कहा तख्त केवल उन लोगों को बुलाता है जो अपनी सिख पहचान की पुष्टि करते हैं। और ये क्यों दिया जाता है भाई, ये जो सजा दी गई, आप सोचिए बर्तन धो रहे हैं, बाहर द्वार के बाहर वो खड़े हैं, सुखबीर सिंह बादल जी डिप्टी सीएम, तो ये क्यों हो रहा है? एक्चुअल में इसका जो उद्देश्य है वो अहंकार को दूर करना है, विनम्रता पैदा करनी है, इसलिए चीजें हो रही हैं। किसी ने भी आज तक जो अकाल तख्त है उनके निर्देशों का खंडन नहीं किया है, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, तो अकाल तख्त का आपका महत्व समझ में आया, सिख समुदाय में काफी ज्यादा महत्व है, हिस्ट्री से ये चीजें शुरू हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि जुडिशियली कोई पावर इनको दी गई, नहीं, ये कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अकाल तख्त के जो प्रमुख जत्थेदार जो है अकाली फूला सिंह भी थे, जिन्होंने नैतिक उल्लंघन के कारण, इन्होंने नैतिक उल्लंघन किसने कर दिया था, महाराजा रणजीत सिंह ने उनको बुलाया, बुला के उनको सजा दी। सजा क्या दी, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा को अकाल तख्त पर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए थे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका, या फिर कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं सिख समुदाय में अकाल तख्त।
अब थोड़ा बहुत हम ना इतिहास जान लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल यानी जो नेतृत्व करते हैं सुखबीर सिंह बादल, और एक एसजीपीसी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। तो देखिए एक एसएडी है और एसजीपीसी है, इनके बीच में ना हमें रिलेशन जानना है, ठीक है। इसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है, एसजीपीसी में कितने लोग होते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, ये भी हम समझने वाले हैं। ओके, तो एसजीपीसी और एसएडी के बीच में इतिहास एक दूसरे से मतलब ये जुड़े हुए हैं। देखिए 1920 में जो है एक तरीके से गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में एक इसका निर्माण हुआ था। निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 1920 में ऐतिहासिक सिख तीर्थ स्थल के प्रबंधन के लिए किया गया था कि भाई जो सिख गुरुद्वारा हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनका प्रबंधन है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका रख रखाव है, वो एसजीपीसी करेंगे, इसलिए इसका निर्माण हुआ था। और उसी साल 14 दिसंबर को शिरोमणि यहाँ पर एसजीपीसी के द्वारा ही एक एज ए ट्रस्ट के तौर पर एसएडी का निर्माण किया गया था। एसएडी का क्या काम था कि जो भी करप्ट लोग हैं, जो भी अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, उनसे उनका विरोध करना, उनको दूर रखना, इसलिए यहाँ पर जो है वो एसएडी का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो शिरोमणि अकाली दल ने शुरू में भ्रष्ट महंतों, गुरुद्वारों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ सिखों को संगठित करने के लिए एसजीपीसी ने के एक टास्क फोर्स के रूप में काम किया था। तो एसजीपीसी ने एक टास्क फोर्स के रूप में एसईडी का निर्माण किया था। तो ये दोनों एक दूसरे से इसलिए इंटरलिंक हैं। अब देखिए दोनों बन गए। दोनों संगठनों ने खालसा पहचान को सिख धर्म के केंद्र के रूप में संस्थागत रूप से रूप दिया। फिर सिख धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के संत दोनों जो पिलर के रूप में वो निकलकर सामने आए। पंजाब जो विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में, वहां पर जो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने कहा अकाल तख्त हो गया, एसजीपीसी हो गया और एसएडी हो गया, ये जो तीन जो चीज है वो तीन ध्रुव, थ्री पिलर हैं, जो सिख राजनीति के तीन पिलर हैं। शिरोमणि अकाली दल के ने अक्सर चुनाव प्रभुत्व के माध्यम से एसजीपीसी को नियंत्रण करने की भी कोशिश की है। भाई देखिए एसएडी तो निकली कहां से, एक तरीके से देखा जाए तो एसजीपीसी ने बनाया था। अब एसजीपीसी बनाने के बाद एसईडी ने कंट्रोल करने की कोशिश की एसजीपीसी को यहाँ पर। अब देखिए एसजीपीसी में 191 सदस्य हैं, है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 170 निर्वाचित है। इसके अंदर कितने हैं? 170 यहाँ पर निर्वाचित हैं। अब इसमें जो है एसईडी का प्रभुत्व है, एसईडी के जो लोग हैं उन्होंने अपने लोग खड़े किए गए हैं। यहाँ पर 170 लोग हैं, इनका मेजोरिटी इनके पास है। अब ये 170 कैसे चुने जाते हैं? जो सिख संगत है वो आते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, जो एक तरीके से जिनका नामांकन 1925 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जहां पर नामांकन दर्ज कराया जाता है। तो वो जिनकी एज 18 साल से, कोई भी महिला या फिर पुरुष जिनके 18 साल से ऊपर एज है, तो वो अपना वोट देते हैं और वो इन लोगों को चुनते हैं, तब जाके ये अपना में से एक प्रेसिडेंट चुनते हैं। क्लियर हुआ? तो क्लियर। अब देखिए 1960 और 1970 के दशक में अकालियों ने एसजीपीसी पर अपना दबाव कायम रखा था। 1979 में जब पंजाब में उथल-पुथल चल रही थी, तब भी एसजीपीसी में अधिकांश सीटें इन्होंने ही जीती थी, अकालियों ने जीती थी। 1973 के गुरुचरण सिंह तोरा को एसजीपीसी का अध्यक्ष बनाया गया था, और एसजीपीसी पर फिर वहां पर जब जाके जो गुरु क्या नाम है इनका, गुरुचरण सिंह तोरा, जब इनका नियंत्रण रहा था, जब ये प्रेसिडेंट रहे थे, तो अकालियों का कम प्रभाव था। ये 27 साल तक इस पद पर है। तोहरा के निधन के बाद, उग्रवाद के खत्म होने के बाद अकालियों ने एसजीपीसी पे फिर से अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। निकाय के चुनाव के देखिए अब इसमें समझिए 5 साल, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। किसमें होते हैं? एसजीपीसी में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए ना, इसमें 2011 के बाद तो चुनाव हुए ही नहीं। 2011 के बाद चुनाव हुए नहीं, क्यों नहीं हुए? देखिए कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं, कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका कहना है कि देखिए जो मुख्य रूप से यही कारण है कि एसजीपीसी में जो एसईडी का प्रभाव बना हुआ है, ये चुनाव होने ही नहीं दे रहे, ये इनका कहना है। कुछ ऑब्जर्वर्स ने कहा कि एसजीपीसी और एसईडी के बीच में जो संबंध, एक ऐसा संबंध है जैसे बीजेपी और आरएसएस के बीच में है। लेकिन कईयों ने कहा देखिए ऐसा नहीं है। जो
एसजीपीसी है और एसईडी के बीच में ऐसा आप नहीं कह सकते कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो रिलेशन है वैसा ही एसएडी और एसजीपीसी में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आरएसएस जो है वो एक दूसरे आरएसएस खुद को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में पहचानता है, एक जिसकी विचारधारा क्या है, राष्ट्रवादी विचारधारा है। जबकि एसजीपीसी जो है वो एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है जो सिख तीर्थ स्थल और धर्मांध स्कूल या फिर जो एक रिलीजियस स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके रखरखाव से संबंधित है। एसजीपीसी पर शिरोमणि अकाली दल के नियंत्रण ने अकाल तख्त जत्थेदार के साथ उसके संबंधों को किस तरह प्रभावित किया? देखिए, अब मैंने कहा ना कि अकाली दल का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है एसजीपीसी के ऊपर। भई उनकी ज़्यादा सीटें रही हैं, तो ज़्यादा सीटें रही हैं तो जत्थेदार भी वो वही नियुक्त करेंगे। तो इस पे क्या होता है कि जो भी तब जत्थेदार जो है कोई भी निर्णय देता था तो वहाँ पर उनका झुकाव एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल की तरफ होता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल कर आई हैं। उनमें से कुछ मामले जैसे कि 1990 का एक मामला आता है जब प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, 2023 में जिनकी मृत्यु हो गई। और गुरुचरण सिंह तोरा एसजीपीसी के जो अध्यक्ष थे, और जब जत्थेदारों को निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर चिंता जताई गई थी। 1994 में एक एक्टिंग मतलब कि परमानेंट थी, एक एक्टिंग अकाल तख्त जत्थेदार थे, उनका नाम था प्रोफेसर मनजीत सिंह। उन्होंने क्या किया, बिखरे हुए जो अकाली गुट थे उनको एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बादल गुट हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया। बादल को अकाल तख्त पर फिर बुलाया गया, जिसके कारण एक तरीके से दरबार साहिब परिसर में सार्वजनिक रूप से इनका टकराव भी हुआ। 1999 में टोहरा बादल विवाद के दौरान बादल खेमे ने अकाल तख्त के जो जत्थेदार जो थे वो कौन थे, भाई रणजीत सिंह, इनको हटाने के ऊपर दबाव भी बनाया था अकाल तख्त पर। फिर 10 फरवरी 1999 को इनको हटा दिया गया था। 2005 में जब शिरोमणि अकाली दल नेतृत्व ने एसजीपीसी अध्यक्ष का फैसला करना शुरू किया, भाई देखिए अब कंट्रोल कौन कर रहा था, शिरोमणि अकाली दल। अब इनके नेतृत्व में एसजीपीसी के अध्यक्ष यानी भाई प्रेसिडेंट कौन होगा, अब यही कर रहे थे। तो इससे क्या हो गया था, राजनीतिक हस्तक्षेप की चिंताएं बढ़ गई थी। यहाँ से जो अकाली राजनीति में एक तरीके से समझिए इन्हीं के नेता थे, अवतार सिंह मक्कड़, इनको एसजीपीसी का अध्यक्ष बनाया गया जो 11 साल तक इस पद पर रहे। अब अकाल तख्त के जो जत्थेदार गुरबचन सिंह और जो अन्य पुजारियों को सितंबर 2015 में सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को कंट्रोवर्शियल गुरु रहे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए कि सिख समुदाय में उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध रहा है। गुरु राम सिंह आपने सुना होगा, जिनको सज़ा दी गई है, वो सिरसा, हरियाणा के सिरसा में उनका एक डेरा सच्चा सौदा करके है, तो उनको माफ़ कर दिया गया था। भाई माफ़ कर दिया गया, भाई किस बेस पे माफ़ किया गया, तो इसके करके जो है वो काफ़ी ज़्यादा विवाद भी वहाँ पर हो गया। जो माफ़ीनामा दिया गया था बाद में इसे रद्द भी कर दिया गया था। कई सिखों ने आरोप भी लगाया कि 2 सितंबर, अभी हाल ही की बात है, 2 दिसंबर 2024 को अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा उनसे पूछताछ के दौरान सुखबीर सिंह बादल द्वारा निर्णय प्रभावित थे। भाई उस वक्त के जो निर्णय जो है वो कब प्रभावित थे, वही एसईडी के द्वारा प्रभावित थे कि उन्होंने ही वो माफ़ी जो है वो वहाँ पे दिलवाई थी। क्लियर? तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मुझे कैसे समझा सकते हैं? ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करके, कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी अपने डाउट है वहाँ पे लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में।